हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा साइकोलॉजी शब्द आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका क्या अर्थ निकला था साइकोलॉजी का। अब आज हम देखेंगे कि जो साइकोलॉजी का अर्थ है वो उससे पहले उसे क्या माना जाता था। क्या उसे सीधा ही व्यवहार का विज्ञान बोला जाता था या उससे पहले कुछ और माना जाता था। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजी साइकोलॉजी को यानी मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहाँ से आई? साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, साइको और लोगस। इन दो शब्दों से मिलकर बना है साइकोलॉजी। साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विवेचना करना। अध्ययन या विवेचना का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को अच्छे से समझ के उसका विश्लेषण करके और उसके बारे में अध्ययन करना या उसके बारे में अच्छे से ब्रीफ में समझना या समझाना, इसका मतलब होता है इसका विवेचना करना। तो साइकोलॉजी का अर्थ क्या निकला? आत्मा का अध्ययन। पहले क्या बोला जाता था इसे? आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन किस हिसाब से माना जाता था? क्योंकि ग्रीक भाषा में ग्रीक साइको को आत्मा और लोगस को अध्ययन कहा जाता था, तो इससे क्या बन गया? आत्मा का अध्ययन। तो क्या ये आत्मा का अध्ययन ही इसको अभी भी माना जाता है? तो अभी क्या माना जाता है इसे? व्यवहार का विज्ञान। उससे पहले इसे आत्मा का अध्ययन कहा जाता था, उसके बाद भी और इसके नाम में परिवर्तन हुए, जो क्या क्या हुए। अब क्या इसे अभी भी आत्मा का अध्ययन बोला जाता है? तो हमें पता है कि इसे अब आत्मा का अध्ययन तो बिल्कुल नहीं माना जाता। आत्मा का विज्ञान के लिए किस किस दार्शनिक ने इसकी समर्थन किया था? तो आत्मा का विज्ञान के लिए यूनानी दार्शनिक थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, जिन्होंने इस विज्ञान को स्वीकारा था कि इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। आत्मा होती क्या है? आत्मा क्या है? जो हमारे अंदर जो चेतना, भावनाएं और जो विचार और जो जीवन शक्ति होती है उसे आत्मा कहते हैं। तो पहले के जो वैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे वो क्या मानते थे और पहले के लोग क्या मानते थे कि जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है या कोई झूठ नहीं बोलता या जो दूसरों की हेल्प करता है, तो उसको क्या कहा जाता था कि इसकी आत्मा अच्छी है, तो ये इसका व्यवहार अच्छा हुआ, पहले ये बोलते थे। और जैसे दूसरे अर्थ में कि कोई बुरा काम करता है, कोई गलत काम करता है, तो क्या बोलते थे? इसकी आत्मा अच्छी नहीं है, ये बुरी आत्मा है, तो ये क्या हुआ? इसका व्यवहार बुरा हुआ। तो पर बाद में जो दार्शनिक थे उन्होंने इस चीज को असत्य सिद्ध कर दिया कि ये चीज गलत है। आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता, आत्मा को हम समझ नहीं सकते, आत्मा को हम देख नहीं सकते, ना उसका हम एक्सपेरिमेंट कर सकते। तो आत्मा का ये जो था ये असफल सिद्ध हो गया कि आत्मा इसका अर्थ गलत है। आत्मा की परिभाषा उसका कोई स्वरूप या उसका कोई रंग रूप या आकार या उसकी कोई स्थिति, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन नहीं कर सकते उस, और कोई विधियां अपना के भी हम उसको स्पष्ट सिद्ध नहीं कर सकते। तो ऐसे करके आत्मा का अध्ययन गलत प्रूफ हो गया। बाद में आया मन व मस्तिष्क का विज्ञान। मन व मस्तिष्क का विज्ञान आया। आत्मा का अध्ययन कब आया था? 16वीं शताब्दी में। तो आप ये भी ध्यान रखना कि आत्मा का अध्ययन कब आया? 16वीं शताब्दी में। और 17वीं शताब्दी में आया था मन व मस्तिष्क का विज्ञान। क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 16वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने इसका ये जो मनोविज्ञान है उसका अर्थ क्या माना था? तो क्या माना था? आत्मा का अध्ययन। ऐसे ही 17वीं शताब्दी में पूछे तो क्या आ जाएगा? मन व मस्तिष्क का विज्ञान यानी साइंस ऑफ माइंड। अब इसका समर्थन किस किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका समर्थन किया था पोम्पोलोजी, जो इटली के दार्शनिक थे। और अन्य समर्थक कौन थे? जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कले। अब इन्होंने इसका समर्थन किया था, इन वैज्ञानिकों ने। इसका मन व मस्तिष्क। अब मन क्या है? मन वह शक्ति है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, समझते हैं, विचार कर पाते हैं, मन वह है। और मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क क्या है? जो शरीर का वह अंग है जो हमारे मन और शरीर की क्रियाओं का संतुलन बैठा के कार्य करता है। मन व मस्तिष्क वह। अब ये बताओ कि हम मन को देख सकते हैं क्या? हम मन को केवल महसूस कर सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते या हम उस पर कोई माप नहीं कर सकते कि अब कोई थ्योरी लगा के उसे हम उसका प्रूफ ले सके कि ये क्या सोच रहा था एग्जैक्टली। तो मन के बारे में भी यही आलोचना हो गई कि मन को हम देख नहीं सकते, उसका स्वरूप, उसकी कोई आकृति नहीं है। मन अमूर्त है। अमूर्त यानी क्या होता है? अमूर्त यानी होता है जिसे हम देख नहीं सकते। मूर्त क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने है। और अमूर्त जो हम देख नहीं सकते, जिसे हम केवल सोच सकते हैं, उसके बारे में महसूस कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं, तो वो चीज़ अमूर्त है। निजी है। निजी का मतलब पर्सनल है। सबके मन अलग अलग होता है, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है। एक सेम व्यवहार है, सेम कंडीशन है, जैसे परीक्षा हॉल में बैठा है, तो किसी के मन में
परेशानी हो रही है, कोई दुखी है, तो कोई खुश है कि चलो आज पेपर दे के काम फिनिश हो जाएगा, अब कल से कुछ और सोचेंगे। किसी के मन में क्या चलता है एक ही सेम कंडीशन में और किसी के मन में क्या चलता है दूसरी कंडीशन में, तो मन सबका अलग अलग है, निजी है। तो हम क्या बोलते हैं कि मन को नहीं जान सकते हम। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की प्रकृति, कि मस्तिष्क की एग्जैक्ट प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, उसको भी स्पष्ट नहीं कर सके। तो क्या हुआ, ये मन व मस्तिष्क का अर्थ भी असिद्ध हो गया, इसको भी अमान्य कर दिया बाद में, कि मन में मस्तिष्क का जो विज्ञान हमने इसका अर्थ माना था ये भी अमान्य है। अब नेक्स्ट क्या आता है, 19वीं शताब्दी में आता है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में आया था। इसका मतलब क्या है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका समर्थन किस किस वैज्ञानिक ने किया था, विलियम जेम्स ने। ये याद रखना कि किसने किसका समर्थन किया था और कौन सी शताब्दी में आया, तो विलियम जेम्स ने। वाइव्स, विलियम वुंट हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विलियम वुंट ने क्या किया था, 1879 में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी, ये याद रखना। और किसने किया था, जेम्स सल्ली, टिचनर, इन सब ने इसका समर्थन किया था। अब इसकी आलोचना में क्या कहा कि चेतन मन केवल अकेला नहीं होता, चेतन मन भी होता है, अर्ध चेतन भी होता है, अचेतन मन भी होता है। तो हम इस चेतन मन को किस हिसाब से देख पा रहे हैं, कि हम चेतन मन को किस हिसाब से सही सिद्ध कर पा रहे हैं। अब देखना, चेतन मन क्या होता है, चेतन मन होता है यानी कॉन्शियस माइंड। हम जो कर रहे हैं हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं हमें पता है हम क्या सोच रहे हैं, वो क्या होता है, चेतन मन, जहाँ हम बिल्कुल कॉन्शियस होके कोई चीज़ कर रहे हैं। अर्धचेतन मन क्या होता है, जो अचेतन और चेतन मन दोनों के बीच का पार्ट होता है। जैसे कुछ चीज़ें होती है जो हम भूल जाते हैं लेकिन वो बार बार वापस हमारे मन में आ भी जाती है। जैसे हम कोई क्वेश्चन याद करना चाह रहे हैं तो एकदम से उसका आंसर आ गया, पहले हमें बिल्कुल उसका आंसर याद नहीं था। हम किसी का नाम याद करना चाह रहे हैं लेकिन हम भूल गए और एकदम से वो नाम हमारे सामने वापस आ गया हमारे दिमाग में। तो ये क्या होता है, अर्धचेतन। और अचेतन क्या होता है, अचेतन जो हम बिल्कुल भूल चुके होते हैं, कि जैसे बचपन में कोई घटना हुई हो और हम उसे भूल गए और उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पे अभी भी पड़ रहा है। जैसे कि एक बच्चे को कुत्ते से डर लगता है, तो उसे ये नहीं पता कि उसे कुत्ते से इतना डर क्यों लगता है, उसके पीछे का रीज़न नहीं पता, लेकिन उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आ गया कि उसे कुत्ते से डर लगने लग गया, क्योंकि वो घटना उसके साथ कोई बचपन में घटना घटित हुई हो या कुछ ऐसी इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से उसके मन में डर बैठ गया। तो वो क्या चला गया, अचेतन मन में, जो उसे याद नहीं है। और भी दबी हुई इच्छाएं, वो सब कहाँ चल जाती, अचेतन मन में, जो हम बिल्कुल भूल चुके होते हैं कि ये हमारा जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है किस वजह से हुआ है। अब जैसे किसी को क्लोस्ट्रोफोबिया हो जाता है, तो क्लोस्ट्रोफोबिया उसे आज पता है कि उसे क्लोस्ट्रोफोबिया है, लेकिन उसे पहले नहीं पता उसे ये नहीं पता कि ये शुरुआत कहाँ से हुई इस फोबिया की। हो सकता है बचपन में ऐसी कोई चीज़ घटना हुई हो या ऐसे खेल खेल में ऐसी कोई घटना हो गई हो, तो जिसका प्रभाव उसके व्यवहार पे अभी भी पड़ रहा है। तो ये क्या चल जाती है, अचेतन मन में। तो अब हम इसको भी सिद्ध नहीं कर सकते, या इसको भी ये जो मनोवैज्ञानिक है इसको भी प्रूफ नहीं कर पाए और इसकी भी आलोचना करी। और एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मैकडूगल। मैकडूगल ने तो चेतना को बहुत बुरा बताया। अगर पूछे कि कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चेतना को बहुत बुरा बताया या चेतना की आलोचना की, वो थे विलियम मैकडूगल। इनकी एक पुस्तक है, क्या है पुस्तक का नाम, आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना करते हुए क्या लिखा इन्होंने, कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुखद दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया। तो सीधा सीधा क्या मतलब है कि अगर चेतना को बुरा किसने बताया तो बताया किसने, मैकडूगल ने। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब है आगे इसका अर्थ परिवर्तित होकर क्या हुआ, व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान कब आया था, 20वीं शताब्दी में। ये भी याद रखना कि कब आया था, 20वीं शताब्दी में। साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। अब देखो, ये व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान, इसका प्रतिपादक या इसका समर्थक कौन कौन थे, इसके समर्थक थे वॉटसन। ये क्या है, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है 1913 में। अन्य समर्थक कौन थे, वुडवर्थ और स्किनर। अब व्यवहारवादी, ये जो व्यवहार है और अनुभूति है, ये क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, बिहेवियर, अनुभूति क्या होता है, एक्सपीरियंस। अब जैसे कि एक बच्चा है, वो एग्जाम में बैठा है या उसका रिजल्ट आने वाला है, तो उसके अनुभूति यानी उसके जो एक्सपीरियंस है वो क्या हो रहे हैं। जैसे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो या तो वो खुश है या दुखी है, तो ये क्या है, ये एक्सपीरियंस है या उसकी जो अनुभूतियाँ हैं। और उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन क्या आ रहा है, खुश है तो
बहुत उत्साहित हो रहा है, और जैसे दुखी है तो बहुत घबराहट महसूस कर रहा है, और घबराहट के मारे वह इधर-उधर डोल रहा है या घूम रहा है। खुशी के मारे वह सबको अपनी एक्साइटमेंट बता रहा है। तो ये जो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही एक और एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बच्चे को हमने चॉकलेट दी। चॉकलेट को देख के उस क्या होगा, वो खुश होएगा ऑब्वियसली। तो खुश हुआ तो उसका क्या अनुभूति आई या क्या उसका एक्सपीरियंस आया कि वह खुश हुआ। उससे उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया कि खुशी के मारे वह स्माइल कर रहा है, हँस रहा है। तो ये जो व्यवहार में परिवर्तन जुड़ा हुआ है, वह अनुभूति से भी जुड़ा हुआ है। तो इसी चीज़ को मनोविज्ञान ने माना कि मनोविज्ञान केवल व्यवहार का विज्ञान नहीं, व्यवहार और अनुभूति से मिलकर बना है। व्यवहार और अनुभूति से मिलकर बना है। आज मनोविज्ञान न केवल बाह्य व्यवहार है, बाहरी व्यवहार जो हम देख पा रहे हैं, बल्कि क्या करता है, केवल बाहरी व्यवहार के अलावा आंतरिक अनुभूतियों का भी अध्ययन करता है। आंतरिक अनुभूतियाँ, जैसे किसी के मन में खुशी, दुःख या और भी कुछ चल रहा हो, उदास है, परेशान है, और भी जो चीज़ें चल रही, मनोविज्ञान उसके बारे में भी अध्ययन करता है। केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बाहरी व्यवहार जैसे कि जो हम देख पा रहे हैं, उसके अलावा वो उसके मन में क्या चल रहा है, उसे भी जानने की कोशिश करता है। तो मनोविज्ञान को क्या माना कि वह व्यवहार के साथ-साथ अनुभूति का भी विज्ञान है। व्यवहार की व्याख्या जब तक अनुभूति द्वारा नहीं की जाती, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। व्यवहार के साथ-साथ जब तक अनुभूति की व्याख्या नहीं की जाती कि वो व्यवहार क्यों कर रहा है, उसके साथ-साथ उसका जो एक्सपीरियंस है, वो भी आपको जानना होगा। तो मनोविज्ञान क्या करता है, व्यवहार के साथ अनुभूति का भी स्पष्ट व्याख्या करता है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि सही अध्ययन के लिए अनुभूति और व्यवहार दोनों का अध्ययन आवश्यक है। इस प्रकार मनोविज्ञान केवल व्यवहार का विज्ञान न होकर व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान हो गया। पहले केवल इसे व्यवहार का ही विज्ञान मानते थे, जैसे कि आत्मा अच्छी है तो अच्छा व्यवहार होगा इसका, आत्मा बुरी तो बुरा व्यवहार, चेतना के हिसाब से और मन में मस्तिष्क के हिसाब से। बाद में क्या बोला कि केवल व्यवहार का विज्ञान नहीं है, ये व्यवहार और अनुभूति का भी विज्ञान है। हमें उसे आंतरिक रूप भी देखना पड़ेगा, उसके आंतरिक अनुभूतियों का भी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और उसके बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा। केवल बाहरी रूप से देखकर हम किसी का व्यवहार नहीं पता कर सकते। तो आज हमने क्या पढ़ा कि इसका अर्थ कहाँ से आया, इसका एग्जैक्टली अर्थ क्या निकला। हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे हमें उसके अर्थ को समझना पड़ेगा, जिससे हमारे बाद में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। क्योंकि आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जाते हैं, कोई सीधा सीधा थ्योरी से नहीं पूछ लेगा, वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो घुमा फिरा के जब होंगे सॉल्व, जब हम उसके एग्जैक्टली अर्थ को समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर हम ये चीज़ समझ गए ना कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो हम उस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ के उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसकी क्या परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान की। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब।